हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। हम पढ़ते हैं ध्वनि साउंड पार्ट 3। पहले आप पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। यानी प्रति सेकंड जितने भी दोलनों की संख्या होती है उसको दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और इसका संकेत है Hz। Hz आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति, इस वस्तु की आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज, Hz, जिसको हम संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? आप कई व्यक्तियों की आवाज़ को सुनकर पहचान लेते हैं कि ये मम्मी की आवाज़ है, ये पापा की आवाज़ है या हमारे ये चाचा की आवाज़ है। इसी प्रकार से कई वाद्य यंत्रों की आवाज़ को भी आप पहचान लेते हैं। तो यह सब कैसे संभव हो पाता है? यह ध्वनियों के आयामों और आवृत्तियों की पहचान के द्वारा संभव है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? तो हाँ, वही आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं जो इसको भिन्न बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? तो हाँ, हम ध्वनियों में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। प्रबलता तथा तारत्व, इसको ज्ञात करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे पर टकराइए। गिलास के किनारे पर आपको चम्मच को धीरे से टकराना है। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। अब पुनः एक बार फिर से ग्लास पर चम्मच से जोर से आघात करिए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है। अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। अब यहीं पर आपको छोटी सी थर्माकोल की गेंद को लटकाना है। गिलास को कंपित कराइए। गिलास को कंपित कराना है। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। आपको ये देखना है कि गेंद कितनी दूर जाती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि कितनी प्रबल होगी ये इसके आयाम पर निर्भर करता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। यदि आयाम अधिक होगा तो ध्वनि अधिक प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। इसी प्रकार से जब आयाम कम होता है तो ध्वनि भी कैसी होती है? मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमी तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम अधिक है
तो आपका उत्तर होगा पहली स्थिति में आयाम अधिक है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है, यानी प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल डीबी मात्रक में प्रदर्शित करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है, यानी नीचे लिखी सारणी से हम ये समझ सकते हैं कि कितनी प्रबलता वाली ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सामान्य श्वास से 10 डीबी यानी डेसिबल, मंद फुसफुसाहट से 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत या वार्तालाप से 60 डेसिबल प्रबलता, व्यस्त यातायात से 70 डेसिबल प्रबलता और औसत फैक्ट्री से लगभग 80 डेसिबल प्रबलता उत्पन्न होती है। 80 डीबी से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, यानी 80 डीबी से अगर प्रबल ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वो शोर हो जाती है और जो शरीर के लिए कष्टदायी हो जाती है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है, यानी सारी प्रबलता जो ध्वनि की है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। आप एक बच्चे की आवाज़ सुनिए और एक बड़े व्यक्ति की आवाज़ सुनिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो, चाहे दोनों जन एक समान रूप से चिल्ला रहे हों या प्रबलता से बोल रहे हों, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें कि ये किस प्रकार भिन्न है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये ध्वनियाँ किस प्रकार भिन्न होती हैं। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। वही प्रश्न आ गया फिर से कि क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? उत्तर मिलता है कि हाँ, हम उन दोनों की आवाज़ों में अंतर पाते हैं। बच्चे की आवाज़ उच्च तारत्व की होती है, जबकि वयस्क की आवाज़ निम्न तारत्व की होती है। यद्यपि वयस्क की आवाज़ या ध्वनि प्रबल है और बच्चे की ध्वनि कैसी है? दुर्बल होती है। यही कारण है कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवृत्ति से अधिक होती है। इसी प्रकार से सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। ध्वनि श्रव्यता का परास, परिसर या सीमा, रेंज ऑफ हियरिंग साउंड। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो हम सभी प्रकार की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। इस प्रकार से ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला है अश्रव्य ध्वनि या इंफ्रासाउंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। ये ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता, इसलिए हम इन्हें अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। श्रव्य ध्वनियाँ यानी ऑडिबल साउंड, वह ध्वनि जिसको मनुष्य अपने कानों से सहज सुन सकता है उसे श्रव्य ध्वनि
ऑडिबल साउंड कहते हैं। इसका परिसर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज होता है। मनुष्य इस सीमा से कम की ध्वनि को सुन नहीं सकता और इस सीमा से अधिक ध्वनि अर्थात 20 के हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सहन नहीं कर सकता। यानी 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य सहन नहीं कर पाता है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। पराध्वनि अल्ट्रासाउंड 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराध्वनि अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने पराश्रव ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। पराश्रव ध्वनि का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। पराश्रव ध्वनि का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई इत्यादि ज्ञान जानने में किया जाता है। शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? नहीं, कभी कभी यह हमको कष्ट पहुँचाती है। कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। कुछ सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ आपको सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस ध्वनि को हम शोर कहते हैं। चलिए मान लीजिए आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, यानी खट खट पट पट की आवाज़ आ रही है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? आपको अच्छी लगती हैं ये ध्वनियाँ? क्या आपको बसों तथा ट्रकों हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? जो बस ट्रक के हॉर्न की आवाज़ है वो आपको अच्छी लगती है? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, शोर ही कहेंगे। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? उत्तर होगा नहीं। यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब ये संगीत नहीं रहेगा। ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोत हैं, जैसे निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ, बसों और ट्रकों के हॉर्न से उत्पन्न ध्वनियाँ, टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर के उच्च आवाज़ में बजने की ध्वनियाँ, पटाखों की ध्वनियाँ आदि। ये सब ध्वनियाँ हमारे लिए हानिकारक हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित
करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए, यानी आवाज़ कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक ना पहुंच पाए। ध्वनि प्रदूषण से बहुत सारी हानियां होती हैं। अब इसी में एक हानि है श्रवण क्षति। पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। ये जो बीमारी होती है प्रायः जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। जो सुन नहीं सकते हैं वो संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। जो सुन नहीं सकते हैं वो बोल भी नहीं सकते हैं। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। जो आज की आधुनिक प्रणाली है उन्होंने बहुत कुछ श्रवण जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं उनके लिए बहुत सी तकनीकी ले आए हैं। श्रवण क्षतिग्रस्त के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए समाज भी बहुत कुछ कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।